हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज जो हम ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिया था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ओके। हमने ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जो कि हमारे 30 डेज और 40 मार्क्स का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं उसके तहत ये जो दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर खत्म हो गए हैं, जो फ्लूइड मशीनरीज के लेक्चर है उसे नहीं किया जा रहा है, उसके बीच में आपका ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है इसको मैं पढ़ा रहा हूं, ओके। यहां पर फ्रेंड्स जो पहला चैप्टर था जो हम स्टार्ट कर चुके थे वो था इन्वेंट्री मॉडल का। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोगों को टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितने मार्क्स आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 3 to 5 मार्क्स, ओके। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 3 to 5 मार्क्स आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड हम आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। हमने एक मॉडल पढ़ लिया था जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का जो मॉडल था उसमें जो एजम्पशन था, तो मॉडल 1 को हमने स्टडी कर लिया था। यहां पर हम मॉडल 2 को स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड भी हम न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे और अगर टाइम रहेगा तो मॉडल 3 और मॉडल 4 जो कि मेनली सिर्फ मैं उसका फॉर्मूला बता दूंगा, उसको आप बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सो ये जो लेक्चर है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी लेक्चर हो सकता है बट वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा, ओके। चलिए, तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या किया था कि कुछ टर्म्स सिखाए थे हमारे इन्वेंट्री मॉडल को स्टार्ट करने से पहले, और जो सबसे पहला टर्म मैंने आप लोगों को सिखाया था वो था मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां रिवाइज करा रहा हूं। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग मेरे पहले लेक्चर को जाके डेफिनेटली देखिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ओके। तो जो पहला यहां पर था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, ये वो स्टॉक होता है जो कोई कंपनी मेंटेन करके चलती है जब उसे अपना कोई भी मटेरियल या कोई भी अपना मशीन यूनिट्स कुछ भी जो हो वो उनको बेचना रहता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ स्टॉक विच इज मेंटेन्ड इन अ कंपनी इज नोन एज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने बफर स्टॉक के बारे में पढ़ा था। ये हमने क्या पढ़ा था, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बफर स्टॉक में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एक मिनिमम स्टॉक जो एक कंपनी मेंटेन करके चलती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब जब आप लोगों का जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है ना, ऐसी एक रिक्वायरमेंट्स आ जाती है जब आपको कुछ मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे अगर इनके सडनली आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, किसी भी कारण से आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज की प्राइस घटती है तो एक्चुअली क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी की डिमांड बढ़ गई, या फिर क्या हुआ कि आपने जो लॉट ऑर्डर किया है, जो भी आपने ऑर्डर किया है, जो भी यूनिट आपने ऑर्डर किया है, उसको आने में अगर समय लग रहा है तो उस केस में कंपनी के पास कुछ मिनिमम स्टॉक रहना चाहिए जो कि मेंटेन रहना चाहिए, जो एट द टाइम ऑफ अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्या हो सके, उसको फुलफिल किया जा सके, कस्टमर को दिया जा सके। तो वो जो मिनिमम स्टॉक जो कंपनी मेंटेन करती है उसी को हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। इसके बाद जो हमने तीसरा जो वर्ड यहां पर सीखा था वो हमने क्या सीखा था, लीड टाइम के ऊपर सीखा था, ठीक है। अब ये लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम वो टाइम इंटरवल होता है जब हम एक ऑर्डर को प्लेस करते हैं और वो ऑर्डर हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग में आपने मान लीजिए जूते मंगाए, तो आपने जूते मंगाए मान लीजिए कि 1 तारीख को और आपके जूता है 20 तारीख को, ठीक है। तो आपने ऑर्डर कब प्लेस किया, आपने ऑर्डर प्लेस किया 1 तारीख को, आपका मटेरियल आया 20 तारीख को, तो आपका जो लीड टाइम होगा वो क्या होगा, 19 डेज का होगा, या 20 डेज आप कह सकते हैं, 19 डेज का होगा, ठीक है। 20 - 1 यानी कि 19 डेज, ओके। इसके बाद आपका क्या होता है, रीऑर्डर लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल क्या होता है फ्रेंड्स, रीऑर्डर लेवल वो स्टॉक होता है जब आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को जीरो होने नहीं देती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पहले आपका स्टॉक जीरो हो जाए उसके बाद ऑर्डर प्लेस हो रहा है, जीरो होने से पहले ही स्टॉक जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है। तो जिस समय आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है उस समय कंपनी के पास जितना मटेरियल या जितना यूनिट स्टॉक पर रखा हुआ है वही मेरा क्या कहलाता है, रीऑर्डर लेवल कहलाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था लॉट साइज के बारे में। लॉट साइज
लॉट साइज को हम किससे डिनोट करते हैं, हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, और ये वो स्टॉक होता है जो हम एक लॉट में क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, ठीक है। सो द स्टॉक विच इज ऑर्डर्ड इन अ सिंगल लॉट इज नोन एज दी लॉट साइज। इसे हम किससे डिनोट करते थे, क्यू से डिनोट करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में हमें निकालनी रहती थी, वो ये थी कि अगर मैं यहां पर समझना चाहूं कि EOQ यानी कि ये हमारा क्या होता था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कहता था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, तो मैं यहां पर आप लोगों से क्या कहूंगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस लॉट साइज को कहा जाता है जिस लॉट साइज के ऑर्डर करने से आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, क्यू डैश से डिनोट करते हैं। यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। अब यहां पर हमने यहां पर मॉडल 1 पढ़ा था, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने मॉडल 1 को पढ़ा था। व्हाट वाज द मॉडल नंबर 1? मॉडल नंबर 1 ये था कि इस मॉडल में हम बेसिकली 3 एजम्पशंस को कैरी कर रहे थे। जो पहला एजम्पशन था वो मेरा ये था कि यहां पर हम मेरी कांस्टेंट डिमांड थी, कांस्टेंट डिमांड, ठीक है। अगर मैं यहां पे कांस्टेंट डिमांड कह रहा हूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, रेगुलर डिमांड भी कह सकता हूं। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज रेगुलर डिमांड। मतलब आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए, आपकी डिमांड कांस्टेंट होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। दूसरा हम यहां पर क्या एजम्पशंस करते थे कि आपका इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट होना चाहिए। व्हाट वाज द सेकंड एजम्पशन, इनफाइनाइट रिप्लेनिश, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मैं गलत लिख दे रहा हूं, रिप्लेनिश, PLEN, रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। अगर स्पेलिंग में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्या होता है लिखते लिखते कभी दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरा एजम्पशन जो था वो क्या था आपका, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट था। और जो तीसरा था आपका यहां पर था नो शॉर्टेज अलाउड। यहां पर आपका क्या था, नो शॉर्टेज अलाउड, ठीक है। अब ये जो मॉडल नंबर 1 था, इस मॉडल के हिसाब से हम क्या कर रहे थे, ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे थे किन दो क्वांटिटीज के बीच में कर रहे थे, लॉट साइज और जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसके बीच हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो एजम्पशंस हम मानते हैं, इस एजम्पशंस को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। इस एजम्पशन में हम मानते थे कि आपकी जो डिमांड होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, ना किसी भी स्पैन ऑफ टाइम पर डिमांड खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। हम ये मान के चलते थे कि जैसे हर दिन हमारा इक्वल नंबर ऑफ डिमांड चला आ रहा है, ये हमारा पहला एजम्पशन होता था, ठीक है। उसके बाद हम इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट होता था। इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर जिस पॉइंट पर आपका लॉट साइज 0 होता है, उसी पॉइंट पर जो प्रीवियस लॉट साइज जो आप ऑर्डर किए थे वो ऑर्डर फिर से हो जाए, उसी पॉइंट पर उतना ही लॉट साइज आपका वापस हो जाए। तो वो जो पॉइंट होता है वो आपका इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट होता है। अब यहां पर थोड़ा अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट ना एक थ्योरेटिकल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल सिचुएशन है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर आपका लॉट साइज 0 हो रहा है तो एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम आपका जो गोडाउन है वो उतने ही लॉट साइज से दोबारा नहीं भर जाएगा, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। बट यहां थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हाइपोथेटिकली जिस पॉइंट पर आपका लॉट साइज 0 हो जाता है उसी टाइम आपका दूसरा लॉट उसी समय वापस आ जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि कोई भी यहां पर शॉर्टेज अलाउड नहीं है। तो अगर किसी भी तरह का शॉर्टेज अलाउड नहीं होता है तो यहां पर जो हमारे बफर स्टॉक की वैल्यू है, यहां पर जो हमारे बफर स्टॉक की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। नाउ चलिए अब यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब मैं इन एजम्पशन, इस मॉडल 1 के अकॉर्डिंग जब मैं ग्राफ प्लॉट करता था तो ग्राफ मेरा किस टाइप का रहता था, ठीक है। देखिए मैं इसको इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि यहां पर हमको न्यूमेरिकल भी करना रहता था, यहां पर हमको क्या करना रहता था, न्यूमेरिकल करना रहता था। तो यहां पर जब हम ग्राफ को प्लॉट करते थे तो ग्राफ हमारा किस टाइप का आता था, कुछ इस टाइप से आता था, कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ आता था, ठीक है, ऐसे और इस टाइप से ये आपका चलता रहेगा ग्राफ, ठीक है। अब ये आपका क्या होता था, मॉडल 1 के अकॉर्डिंग ये आपका ग्राफ होता था। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं, यहां पर जो ये मैक्सिमम हाइट है, यहां पर ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको भी मैं थोड़ा सा शो कर देता हूं, ठीक है। ये जो मैक्सिमम हाइट है ये आपका किसको शो करती थी, ये आपके, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एक्सिस है ये लॉट साइज को ये शो करता है ना, लॉट साइज यानी कि क्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये आपका होता है टाइम, ये आपका क्या होता है, टाइम।
ओके नाउ ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी, ये वाली जो वैल्यू होती थी, इसे हम कहते थे मैक्सिमम इन्वेंट्री, आईएम। ठीक है, तो आईएम आपका क्या होता था यहां पर, आईएम आपका होता था मैक्सिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपका होता था मैक्सिमम इन्वेंट्री। ओके ओके नाउ यहां पर क्या होता था, आपके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यहां पर आपके पास क्या था, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स था। अब आपकी क्या हुई, डिमांड स्टार्ट हुई, डिमांड स्टार्ट हुई, तो जैसे जैसे डिमांड होती गई, जैसे जैसे वैसे वैसे आपके लॉट साइज की वैल्यू भी कम होते गई, कम होते गई। इस पॉइंट पर क्या होता था, क्यू की वैल्यू 0 हो जाती थी, और तुरंत जैसी क्यू की वैल्यू 0 हो जाती थी, एक नया लॉट यानी कि जो किसके बराबर होता था, क्यू के बराबर होता था, वो क्या हो जाता था, वो यहां पर फिर से आ जाता था। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट कहते हैं। ओके, कोई भी शॉर्टेज अलाउड नहीं है, अगर मैं शॉर्टेज को यहां पर डिनोट करता तो मैं इसके नेगेटिव वाई एक्सिस पर जरूर जाता। अच्छा, यहां पर ये वाला जो पीरियड है आपका, यहां से लेकर यहां तक, यही आपका क्या होता है, साइकिल टाइम होता है। ठीक है, साइकिल टाइम, यही आपका क्या होता है, साइकिल टाइम होता है। ठीक है, आप साइकिल टाइम को किससे डिनोट कर सकते हैं, T1 से डिनोट कर सकते हैं, यही आपका क्या होता है, साइकिल टाइम होता है। नाउ यहां पर अगर मैं यहां पर कहूं तो यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री की ही जो वैल्यू होती थी फ्रेंड्स, ये लॉट साइज के क्या हो जाती थी, बराबर हो जाती थी। क्यों बराबर हो जाती थी, क्योंकि यहां पर कोई भी बफर स्टॉक को रखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, तो आई मैक्सिमम लॉट साइज हो जाता था। अब यहां पर मैंने टोटल 3 टाइप्स के कॉस्ट को डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, और यहां पर मैंने क्या किया था कि आप जनरली यहां पर 3 कॉस्ट को डील करते हैं। एक होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है C0। ठीक है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना आता था, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी जो वैल्यू आती थी वो आती थी C0 D/Q, जहां पर D आपका क्या होता था, D आपका डिमांड होता था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया है, मैं बार बार कह रहा हूं। ओके, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा पूरा। ओके, उसके बाद आपका होता था होल्डिंग कॉस्ट या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट। आपका एक होता था होल्डिंग कॉस्ट, इसको हम किससे डिनोट करते थे, CH से करते थे। और जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट होता था, ठीक है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट होता था आपका, ठीक है, ये आपका कितना आता था, ये आपका आता था CH इंटू आई एवरेज, और इसकी वैल्यू क्या आती थी आप लोगों की, इसकी वैल्यू आती थी CH/Q/2। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आता था कि आपका अगर एक सिंगल यूनिट का कॉस्ट, वन सिंगल यूनिट कॉस्ट, अगर आपका वन सिंगल यूनिट कॉस्ट, कोई भी मशीन पार्ट है, अगर उसका एक सिंगल कॉस्ट आता था CU, तो टोटल कॉस्ट आपका क्या आता था, टोटल कॉस्ट आपका आता था CU इंटू D। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था फ्रेंड्स, अगर मैं इस मॉडल को लेके चलूं, एक ये मॉडल इंपॉर्टेंट है और जो नेक्स्ट मॉडल मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इस मॉडल के हिसाब से चलूं तो यहां पर जो टोटल कॉस्ट है जो किसी कंपनी को बियर करना पड़ता था, वो टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या होती थी, वो टोटल कॉस्ट आपका होता था C0 D/Q, यानी कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस आपका क्या होता था, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, प्लस आपका क्या होता था, टोटल यूनिट कॉस्ट। ठीक है, नाउ यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो टोटल कॉस्ट होता है फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से ये कर देता हूं। ठीक है, ये जो आपका टोटल कॉस्ट होता है फ्रेंड्स, ये टोटल कॉस्ट एक्चुअली में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो टोटल कॉस्ट होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो एक आपका ये वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स, एक आपका ये वाला पार्ट होता है, और एक आपका ये सिंगल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, C0 D/Q और CH/Q/2, यहां पर जो आपका C0 है यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, और जो आपका CH है यानी कि जो आपका होल्डिंग कॉस्ट है, वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन द लॉट साइज क्या होता है, चेंज होगा। तो अगर ये चेंज होगा तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, ये दोनों तो आपकी वेरिएबल्स है। तो अगर ये दोनों आपका वेरिएबल है तो इस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और चाहे आप कितना भी लॉट बुलाएं, एट लास्ट आपका डिमांड तो D है, और डिमांड आपका जितना होगा तो आपका जो टोटल कॉस्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू द यूनिट कॉस्ट, ठीक है, जो टोटल यूनिट कॉस्ट लगेगा वो तो CUD ही लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉट साइज। तो ये जो रहता है फ्रेंड्स, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉट साइज होता है। ठीक है, ये जो कॉस्ट होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ लॉट साइज Q होता है। ठीक है, मतलब ये लॉट साइज Q पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ये लॉट साइज Q पर डिपेंड नहीं करता है तो ये नॉन वेरिएबल कॉस्ट या फिर ये परमानेंट कॉस्ट या फिर आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको आप नाम दे सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट।
ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू भी होती है ये, तो अगर कोई चीज आपकी फिक्स्ड है मतलब वो क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू को ले रहा है, ठीक है। सो यहां पर आपका जो टोटल कॉस्ट आता था उसकी वैल्यू ये होती थी। अब हम क्या करते थे, हमारा मेन मकसद ये होता था कि हम इस टोटल कॉस्ट को क्या करें, मिनिमाइज कर सके। तो जब मैं इसको मिनिमाइज करने की बात करता था फ्रेंड्स, तो यहां पर अगर मुझे टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल कॉस्ट को इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज मैं यहां पर क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहां पर मैं क्या करता था, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज, इसको मैं क्या कर देता था, जीरो के से क्या कर देता, इक्वेट कर देता था। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो यहां पर मेरे को जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, वो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए क्या वैल्यू आ रहा है मेरे पास, यहां पर क्या आता था, डी बाई डी क्यू ऑफ, ठीक है, सी नॉट डी बाई क्यू प्लस सी एच क्यू बाई टू प्लस सी यू इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ये हम करते थे, और जैसे ही हम इसको करते थे तो हमारे पास जो लॉट की वैल्यू आती थी, यानी कि क्यू डैश की जो वैल्यू आती थी वो क्या आ जाती थी, 2 सी नॉट डी अपॉन सी एच, और यही वैल्यू मेरी क्या कहलाती थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती थी, ठीक है। इसका पूरा डिफरेंशिएशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया है, ओके, तो आप जाके उसको वहां पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट को भी मैंने वहां पर कैलकुलेट किया है। तो यहां पर जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो वैल्यू आती थी वो √2 सी नॉट डी बाई सी एच होती थी, और यही आपकी क्या कहलाती थी, यही आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती थी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, इसी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब अगर ये वाला लॉट साइज मैं ऑर्डर करूंगा तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हम इस लॉट साइज की वैल्यू को क्या करते थे, उस टोटल कॉस्ट की वैल्यू पर पुट कर देते थे। तो जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, 2 सी नॉट सी एच इंटू डी प्लस सी यू इंटू डी, यह हमारी क्या आती थी, यह हमारी वैल्यू आती थी, ओके, यह हमारी वैल्यू आती थी। बट ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ये फर्स्ट मॉडल के बेसिस पर टोटल कॉस्ट की वैल्यू है, ठीक है। जो हम बाकी मॉडल्स पढ़ेंगे उनमें जरूरी नहीं है कि टोटल कॉस्ट यही आए, तो आपको वहां पर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। यहां पर जो मैंने मॉडल नंबर 1 डिस्कस किया है, ठीक है, यहां पर जो मैंने इस मॉडल को डिस्कस किया है, सिर्फ इस मॉडल के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू है उसे क्या लिखते हैं, इसे यहां पर ये लिखते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर अगर आपका कॉस्ट और लॉट साइज का, ठीक है, अगर कॉस्ट और लॉट साइज का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आज का लेक्चर अब यहां से प्रॉपर्ली स्टार्ट हो गया है, ओके। सो यहां पर मैंने यहां पर एक एक्स एक्सिस ले लिया, यहां पर मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, और यहां पर मैंने वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं डाल रहा हूं कॉस्ट, ठीक है, यहां पर मैं डाल रहा हूं कॉस्ट, और यहां पर मैं डाल रहा हूं लॉट साइज, ठीक है, यहां पर मैं डाल रहा हूं लॉट साइज, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पर डिफरेंट कॉस्ट को प्लॉट करना चाहूं, मेरे पास यहां पर टोटल कितने कॉस्ट हैं, मेरे पास यहां पर टोटल 4 कॉस्ट है। तो एक है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है मेरा क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब पता नहीं बच्चों को ये समझने में क्यों प्रॉब्लम होता है, ये बहुत ईजी है, फिर भी मैं इसे समझा देता हूं। एक होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है होल्डिंग कॉस्ट, दूसरा आपका क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट, तीसरा आपका होता है टोटल यूनिट कॉस्ट, एक आपका होता है टोटल यूनिट कॉस्ट, और एक आपका होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक आपका होता है टोटल कॉस्ट। और यही टोटल कॉस्ट क्या होता है, इन तीनों कॉस्ट का समिशन होता है, ओके। नाउ यहां पर जो पहला कॉस्ट हम पढ़ते हैं, पहला कॉस्ट वो कौन सा कॉस्ट होता है, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है हमारा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसकी वैल्यू क्या होती है, सी नॉट डी बाय क्यू। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर किसके बीच ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, कॉस्ट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, कॉस्ट के बीच में, और लॉट साइज क्यू के बीच में मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, और ये इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट ये कैसे प्रोपोर्शनल है, क्योंकि तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Q, ठीक है। आप देखिए ना,
सी नॉट आपका कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, डी आपका क्या है, डी आपकी डिमांड है। तो अगर आप यहां पर कॉस्ट को और लॉट साइज को कंपेयर करेंगे तो यहां पर कॉस्ट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉट साइज है। अब अगर मैं इसको y और x के टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और जब मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा या कर्व प्लॉट करूंगा तो वो कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, उस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा हाइपरबोला। ठीक है, अगर मैं इसके बेसिस पे कर्व प्लॉट करूं तो ये कैसा बनता है, ये मेरा एक हाइपरबोला बनता है। ये क्या बनता है, मेरा एक हाइपरबोला। तो जब मैं इसको यहां पर प्लॉट करूंगा फ्रेंड्स, तो यहां पर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा ना, ठीक है, यहां पर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ये क्या बन गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है, CH इंटू Q/2। ठीक है, तो यहां पर जो होल्डिंग कॉस्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। होल्डिंग कॉस्ट की फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा CH इंटू Q/2। तो होल्डिंग कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉट साइज हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहां पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मैं लिखता हूं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और यहां पर कोई इंटरसेप्ट भी नहीं है, तो वो ग्राफ मेरा कैसे प्लॉट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा। तो ये रहा मेरा स्ट्रेट लाइन। ये किसका वैल्यू हो गया, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ किसका वैल्यू हुआ, ये आपका होल्डिंग कॉस्ट का वैल्यू हुआ। इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका होता है एक टोटल यूनिट कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया था कि जो टोटल यूनिट कॉस्ट होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉट साइज। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉट साइज। तो इस कॉस्ट को मैं y एक्सिस पे बना रहा हूं और लॉट साइज को मैं किस में बना रहा हूं, x एक्सिस पे बना रहा हूं। चलो अब यहां पे थोड़ा समझिए। ठीक है, मेरे पास एक ग्राफ है कुछ इस टाइप से, x एक्सिस y एक्सिस। इफ y इज कांस्टेंट, अगर y कांस्टेंट है तो वहां पर एक लाइन प्लॉट होगी। इफ y इज कांस्टेंट, अगर y कांस्टेंट होता है, अगर y कांस्टेंट होता है, देन द लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आया। मान लीजिए y इज इक्वल टू 3, तो ये कांस्टेंट है, तो मान लीजिए ये है 1 2 1 2 3, तो ये कुछ इस टाइप से लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जब भी y की वैल्यू कांस्टेंट होती है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वहां पर एक लाइन प्लॉट होती है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक वाइस वर्सा होता है, अगर x की वैल्यू कांस्टेंट है तो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहां पर अगर मैं बनाना चाहूं टोटल यूनिट कॉस्ट को, तो मैं यहां पर कैसे बनाऊंगा, यहां पर मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। मान लीजिए कि ये आपकी क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। तो मैं इन सब का नाम लिख देता हूं। ये आपका क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट था। ठीक है, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट था। ठीक है, ये आपका क्या था, टोटल यूनिट कॉस्ट था, टोटल यूनिट कॉस्ट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह के इस पॉइंट पे मिला दिए, ऐसा मत करना। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर दोनों केस पॉसिबल है तो मैंने यहां पर नहीं लगाया इसको, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, नीचे भी आ सकता है, इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, और ये जो आपका होता है ये आपका होल्डिंग कॉस्ट होता है, ये आपका क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, नाउ अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए कि अगर मैं यहां पर टोटल कॉस्ट को मेंटेन करना चाहूं या टोटल कॉस्ट को मैं यहां पर बनाना चाहूं, तो टोटल कॉस्ट को मैं कैसे प्लॉट करूंगा। तो मैं ये व्हाइट कलर से ही बता रहा हूं, जो आपका टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ये जो आपका ग्राफ बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपका इसका प्लस इसका सबमिशन है। तो ये क्या होगा, इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा ये तीनों ग्राफ से ऊपर प्लॉट होगा। ओके, और ये किसको दर्शाएगा, ये टोटल कॉस्ट को दर्शाएगा। और यहां से जो हम यहां पर जो लाएंगे, ये जो हमारा यहां पर जो x एक्सिस है, इसको जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, वही वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, वही वैल्यू मेरी आ जाएगी आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं टोटल कॉस्ट को अगर मैं मिला रहा हूं, तो ये वाला जो यहां पर मुझे कॉस्ट दे रहा है, ये उस टोटल कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ को भी आप क्या कर सकते हैं, प्लॉट करके बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो नेचर होता है, कर्व का नेचर होता है, वो कैसा होता है, हाइपरबोला होता है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है होल्डिंग कॉस्ट या आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, वो कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। तीसरा आपका क्या होता है, टोटल यूनिट कॉस्ट, वो कांस्टेंट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो आपका टोटल कॉस्ट होगा वो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा।
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, ये आपका टोटल मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और किसी भी पॉइंट पर आप देखिए, और किसी भी पॉइंट पर देखिए, इससे ज्यादा ही कॉस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ प्लॉटिंग भी हो गया यहां पे। अब हम चलिए थोड़ा न्यूमेरिकल्स में जाते हैं। अब चलिए थोड़ा न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, ओके चलिए, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए मैं जब यहां न्यूमेरिकल बताता हूं तो कोशिश किया करिए कि मेरे से पहले आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, मेरे से पहले आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया करें। तो चलिए क्या लिखा है यहां पर, लिखा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत बढ़िया बात है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 9000 पार्ट्स, किसी मशीन पार्ट्स को क्या करती है, परचेस करती है फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। मैंने कहा था ना कि जो भी आपकी डिमांड होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जो भी आपकी डिमांड होती है वो ईयरली बताई जाती है आपकी। ठीक है, हमेशा आप डिमांड क्या करेंगे, ईयरली आप नोट करेंगे। तो यहां पर आपका 9000 पार्ट्स की मशीन, 9000 पार्ट्स है किसी मशीन का, उसका रिक्वायरमेंट है कैसा, एनुअल। ठीक है, ईच पार्ट कॉस्ट ₹150। चलो तो यहां पर जो जो दिया है उसको लिखते जाते हैं। डिमांड आपकी है 9000। ठीक है, यहां पर ईच पार्ट कॉस्ट, तो यहां पर यूनिट कॉस्ट दे दिया गया है आपको 150 रुपीज। चलिए बहुत बढ़िया। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹15। अब यहां पर आपको क्या दे दिया गया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे दिया गया है 15। इसके अलावा क्या दिया गया है, एंड द कैरिंग चार्जेस, कैरिंग चार्जेस का मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड द कैरिंग चार्जेस आर 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर। अब यार इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है ना, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं यार 15% लेना है, किस 15% का लेना है, एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर। और जैसे यहां पर एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर आ जाता है ना, वो क्या करते हैं, इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या था, ये गेट का क्वेश्चन था जो हमारे टाइम पूछा गया था और मैंने यही गलती कर दी थी। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे 2 मार्क्स चले गए। ठीक है, तो बहुत बुरा लग जाता है, क्या करें, ऐसा हो जाता है ना, इतना बुरा लग जाता है। यहां पर अब गेट का सवाल है तो उन्होंने थोड़ा दिमाग तो लगाया। अब यहां पर क्या, 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप जितनी भी इन्वेंट्री रख रहे हैं ईयरली बेसिस पर, जितनी भी आपकी इन्वेंट्री है, अब आपकी इन्वेंट्री जो ईयरली बेसिस पर है वो क्या है, यहां पर मॉडल 1 की बात हो रही है। मॉडल 1 पे आप जितनी भी इन्वेंट्री रख रहे हैं वो किसके बराबर है, वो आपके लॉट साइज के बराबर है या नहीं है, वो आपके लॉट साइज के बराबर है। तो यहां पर जो परसेंटेज, जो एवरेज इन्वेंट्री जो ले रहे हैं, ये एक्चुअली आपका क्या है, इसके यूनिट कॉस्ट पर आ रहा है। यहां पर जो ये 15% ऑफ द एवरेज है, मतलब यहां पर जो होल्डिंग कॉस्ट आपसे बोला जा रहा है, ये होल्डिंग कॉस्ट आपका 15% ऑफ यूनिट कॉस्ट होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए, 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर। तो एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर मतलब आप जो भी इन्वेंट्री, जो भी आप डिमांड कर रहे हैं, आपकी टोटल डिमांड ही क्या है, आपकी टोटल इन्वेंट्री आपके लॉट साइज के बराबर है, और वहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसको मंगाने के लिए जो आप यूनिट कॉस्ट खर्चा कर रहे हैं, उसका 15% आपका क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये 150 दिया है, यहां पर ये 15 दिया है। ओके, सो यहां पर आप क्या करेंगे, 15% ऑफ 150 निकालेंगे, ना कि 15% ऑफ 15। आपका आंसर नहीं तो गलत आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पर अगर आप होल्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 15/100 इंटू 150, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 22.5 रुपीज। ठीक है, इसके बाद तो काम बहुत आसान हो गया है। मेन यही चीज जो था वो इंपॉर्टेंट था, डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्लांट पर ईयर। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास सब कुछ है। अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना चाहता हूं, EOQ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2C0D/CH। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि Q डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 इंटू C0 आपका कितना है, 150, सॉरी 15 है आपका C0, यानी कि जो होल्डिंग कॉस्ट है, सॉरी आपके जी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15, इंटू डिमांड क्या है आपकी 9000, डिवाइडेड बाय आपकी कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। तो यहां पर जो Q डैश की वैल्यू आ रही है, वो Q डैश की वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूं, 2 इंटू 15 इंटू 9000 डिवाइडेड बाय 22.5,
तो यहां पर जो आपका आ रहा है, यहां पर आपका आ रहा है लगभग 110, ठीक है। यानी कि आपका जो लॉट साइज है वो कितना होना चाहिए, वो 110 होना चाहिए। इस लॉट साइज के लिए जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो क्या आ रही है, वो टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम आ रही है, ठीक है। नाउ यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालना चाहते हैं, टोटल मिनिमम कॉस्ट, तो उसके लिए भी फॉर्मूला आपको दिया गया है। वो फॉर्मूला क्या है, 2C0 CHD प्लस CU इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप यहां पर सब वैल्यू को पुट कर दीजिए, 2 इंटू 15 इंटू 22.5 इंटू 9000 प्लस CU कितना है आपका, ये है 150 इंटू ये कितना हो गया 9000। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू 15 इंटू 22.5 इंटू 9000, ठीक है, प्लस ये आपकी आ जाएगी 150 इंटू 9000। तो ये आपकी आ जाएगी 13,52,465 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ रही है। तो ये आपकी टोटल मिनिमम कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहां पर ये समझना था कि अगर यहां पर आपको दे रहा है 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर, तो एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये होल्डिंग कॉस्ट है ये 15% ऑफ दी कौन सा है, यूनिट कॉस्ट के बराबर है, ये आपसे कहना चाह रहा है। तो इसमें आप क्या करिएगा, इसको वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ये सवाल जब मैं पहली बार गेट दिया था तब आया था, ओके। सो हो जाता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको पता होता है, बस यहां पर हम थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर जाते हैं। अब 2 नंबर गेट में चूकने का मतलब है 10-20 हजार लोगों से पीछे चले जाना, ठीक है। तो 2 नंबर के बहुत मायने होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से सिली मिस्टेक नहीं होने चाहिए, ओके। चलिए एक नया क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं, न्यू क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ कंपनी, एक किसी कंपनी में ईयरली डिमांड ऑफ अ कंपोनेंट इज 365। चलिए बहुत बढ़िया बात है, कोई कंपनी है जिसकी ईयरली डिमांड कितनी है, 365 है। कंपनी ऑर्डर 73 कंपोनेंट इन अ सिंगल लॉट। कंपनी क्या करती है, एक लॉट में कितने मंगाती है, 73 कंपोनेंट को ही मंगाती है। इफ द लीड टाइम इज 90 डेज, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, अगर लीड टाइम ही आपका 90 दिन है तो आप क्या करिए, रीऑर्डर लेवल को फाइंड आउट करिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमारे पढ़ाई हुए कॉन्सेप्ट जैसे नहीं होते। मतलब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने आप लोगों को यहां पर एक फॉर्मूला बता दिया, मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी सिखाई, मैंने आप लोगों को टोटल कॉस्ट निकालना सिखाया। तो क्या होता है कि आप लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई बस उसी में से सवाल आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैंने बताया था लीड टाइम का मतलब क्या होता है, और मैंने आपको बताया था रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए मैं सबसे पहले तो इसको इस तरह से प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। हम लोग कैसे बनाते थे, ये हमारा होता था लॉट साइज, ठीक है, क्यू होता था, और ये हमारा क्या होता था, टाइम होता था, ठीक है। हम यहां पर हमारा कांस्टेंट डिमांड, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा यहां पर कांस्टेंट डिमांड है, हमारा यहां पर कांस्टेंट डिमांड है। हम यहां पर इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट ले रहे हैं, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट को भी कंसीडर कर रहे हैं, और हम यहां पर किसको कंसीडर कर रहे हैं, नो शॉर्टेज को भी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नो शॉर्टेज को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका बनाना चाहूंगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा तो किस इस टाइप से ग्राफ बनेगा। चलिए इसको मैं इस टाइप से बना देता हूं, ये और ये मेरा इस टाइप से, ये मेरा ग्राफ बन गया ना। क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि आपकी जो ईयरली डिमांड है, आपकी जो ईयरली डिमांड है वो कितनी है, 365 है। कोशिश करिए पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का, मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से बनाइए ये क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा क्या आप ये क्वेश्चन बना पाते नहीं। अब क्या हो रहा है, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर ये जो पॉइंट होता है, यहां पर आपका ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0,0 है, ठीक है। जब आपकी कांस्टेंट डिमांड है तो याद रखिए कांस्टेंट डिमांड मतलब कांस्टेंट स्लोप को दर्शा रहा है। वो
कांस्टेंट डिमांड हमेशा आपके कांस्टेंट स्लोप को दर्शाता है। जो ये स्लोप आपका डिक्रीजिंग लेवल पे जा रहा है ना, ये स्लोप, ये आपका कांस्टेंट डिमांड होता है। मतलब यहां पर आपका मटेरियल आता है और उसके बाद यहां से क्या होता है, वो कस्टमर को जाना शुरू हो जाता है। तो कस्टमर को जैसे ही वो जाता है ना, तो यहां पर क्या होता है कि जो लॉट साइज की वैल्यू है वो घटती चली जाती है। अब जब लॉट साइज की वैल्यू घट रही थी तो इन्होंने क्या किया, यहां पर ये वाला क्या था, ये इसका साइकिल टाइम था, ये इसका साइकिल टाइम था T1, यहां पर मैं लिख देता हूं T1, ये क्या था आपका साइकिल टाइम था। अब इन्होंने बहुत खूबसूरती से यहां पर क्या किया, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कह दिया कि भाई जो इसका लीड टाइम है वो 90 डेज है। लीड टाइम का मतलब ये है कि उन्होंने कोई चीज को ऑर्डर किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के 90 दिन बाद आपका लॉट साइज आया। तो पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि ये जो टाइम T1 है, क्या ये T1 90 डेज से ज्यादा है या 90 डेज से कम है, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। ओके, आपका जो लॉट दिया गया है Q की वैल्यू यहां पर आपको दी गई है 73, ठीक है, 73 ही दी गई है ना, हाँ 73, यहां पे लॉट साइज की वैल्यू, क्योंकि यहां पर जो लॉट साइज है वही इसके मैक्सिमम इन्वेंट्री के बराबर हो जाएगा। तो मुझे एक चीज पता है कि ये जो लेंथ है ये आपकी 73 हो गई। नाउ यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम n को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लो भाई, n को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो n आपका क्या हो जाता है, d/q होता है कि नहीं। n क्या होता है, n होता है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, n आपका होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर मैं n की वैल्यू को निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 365 डिवाइडेड बाय 73, ठीक है, 365 डिवाइडेड बाय 73। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या होता है d/q, तो ये आपका कितना आ जा रहा है, 5 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 365 डिवाइडेड बाय 73, 5 ही आना चाहिए, है ना, 5 3 जा 15, 35 36, ठीक है, तो 5 आपका आएगा। ओके, नाउ यहां पर अगर मैं साइकिल टाइम को निकालना चाहता हूं, साइकिल टाइम, अगर मैं आपके साइकिल टाइम को निकालना चाहता हूं तो इसकी फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है, ये आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, ये आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो यहां पर जो आपका साइकिल टाइम आ रहा है, यहां पर जो आपका साइकिल टाइम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 365 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका जो साइकिल टाइम आ रहा है, देखिए यहां पर भी हम वही किए थे ना, तो यहां पर क्या आ रहा है, 73 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपका जो T1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 73 डेज आ गई। अब ध्यान रखिएगा, ये केस थोड़ा स्पेशल टाइप से हो गया, ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड आपके नंबर ऑफ ईयर्स, जो नंबर ऑफ डेज होता है इन ईयर के, वो बराबर आ गई, ठीक है। हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर आपका जो साइकिल टाइम आ गया वो कितना आ गया, 73 डेज। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये जो लेंथ है ये भी कितनी है, ये भी 73 है, ठीक है। मतलब ये आपका कैसा बन रहा है, ये आपका कुछ आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। नाउ यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो लीड टाइम है वो 90 डेज है। इसका मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। देखिए जैसे जैसे डिमांड होते जा रही थी, लॉट साइज की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही थी, ठीक। अब एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर क्या किया गया, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर आपने ऑर्डर प्लेस मारा, और वो ऑर्डर प्लेस मारा, जैसे आपने ऑर्डर प्लेस मारा तो वो आपका ये यहां से लेकर यहां तक जाते टाइम ये आपका क्या हो गया, 90 दिन। देखिए आपका ऑर्डर आपके इसी पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि शॉर्टेज अलाउड नहीं है। अगर शॉर्टेज अलाउड नहीं है मतलब आपका जो ऑर्डर आ रहा है वो इसी पॉइंट पर आ रहा है। इसका मतलब कुछ दिन पहले, इस पॉइंट के कुछ दिन पहले ही हमने ऑर्डर मार दिया, और वो ऑर्डर कितना था, वो कितने दिन का ऑर्डर था, वो 90 डेज पहले हमने मारा, ठीक है। अब ये 90 डेज हमारे पास है, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है y, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, यही y मेरा क्या है, यही y है मेरा रीऑर्डर लेवल, यही y मेरा क्या है, रीऑर्डर लेवल। इसी y की मुझे वैल्यू निकालनी है। देखिए लीड टाइम में क्या होता है, अगर मैं यहां से करता, अगर मैं यहां पे ऑर्डर करता, बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे ऑर्डर करता, ठीक है, तो 90 दिन बढ़ाओ, तो ये 90 दिन यहां पे नहीं आता ना, थोड़ा आगे आ जाता, ठीक है। अगर ये थोड़ा आगे आ जाता, बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं यहां पे ये आपका ये लेंथ तो कितना है, ये लेंथ तो आपका 73 है, तो अगर मैं यहां पे ऑर्डर करता तो 90 दिन बाद आता, 90 दिन बाद आता, तो 90 दिन बाद आपका लॉट साइज ऐसा होता, मतलब इसका मतलब ये वाला जो रीजन हो जाता, ये शॉर्टेज रीजन हो जाता,
कि इतने पीरियड के लिए मुझे क्या पड़ रहा है, शॉर्टेज हो जा रहा है। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है नो शॉर्टेज अलाउड। तो शॉर्टेज अलाउड नहीं है, मतलब खत्म होने के कुछ दिन पहले ही मैंने ऑर्डर कर दिया होगा, ताकि इस पॉइंट पर मुझे क्या मिल जाए, मेरा लॉट साइज ऑर्डर मेरे पास आ जाए। चलो, तो अगर यहां पर बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है, यहां पर अगर आपको बात समझ में आ रही है, चलो इसको मैं यहां पर थोड़ा मिटा देता हूं, फिर से कौन बनाएगा, ठीक है। अगर यहां पर आपको बात समझ में आ रही है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये आपका कितना है, ये आपका 90 है, ठीक है, ये आपका 73 है, ये आपका 73 है, तो ये वाला डेज कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 73, यानी कि हो जाएगा 17। ओके, नाउ अगर मैं यहां पर देखूं तो ये लेंथ और ये ट्रायंगल, अगर मैं इसको बोलूं ए बी सी डी ई, तो यहां पर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईसी, ये कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल से। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, इसको यार यहां बना ही देता हूं, बहुत हौच पौच हो जा रहा है। चलिए इसको मैं यहां पर बना ही देता हूं, ठीक है, इसको मैं बना देता हूं। ये आपका कुछ ऐसे था, ओके, यहां पर आपका ये था, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ थी आपकी 90, ठीक है, ये आपकी है 73, तो ये आपकी कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 17, ठीक है। ये आपका टोटल यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है 73, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है 73। तो अगर हम मैं ट्राइंगल ए बी, इस पॉइंट को मैं ले लूं सी और डी, और ये है ई, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई सी आपके क्या है, सिमिलर है। तो आप लगा सकते हैं ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं आप, डी ई इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, ई सी अपॉन, सॉरी ए बी है ना, तो बी सी अपॉन ई सी, ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई सी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी कितना है, ए बी है आपका 73 डिवाइडेड बाय, ये आपका कितना है, यही तो मुझे निकालना है, रीऑर्डर लेवल y इज इक्वल टू बी सी, बी सी कितना है, बी सी भी आपका है 73 बाय 17, ये कितना है आपका, ये लेंथ, ई सी आपका 17 है। तो यहां से जो रीऑर्डर लेवल की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, 17। यानी कि जब आपका ऑर्डर प्लेस हुआ उस समय क्या था, आपके पास 17, आपके लॉट में कितना बचा था, आपके लॉट में उस समय भी 17 आपका लॉट बचा हुआ था, 17 मटेरियल बचा हुआ था, कोई क्या है ये कंपोनेंट, 17 कंपोनेंट वहां पर बचा हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप के भी आपसे क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं, यहां पर हमने पढ़ लिया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए। अब यहां पर हम आ जाते हैं मॉडल नंबर 2 में, मॉडल नंबर 2। चलो अब यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। अब मॉडल नंबर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए हम क्या क्या एजप्शंस करते हैं, तो चलो उसके लिए भी मैं आपको एजप्शंस बना देता हूं। पहला तो आपका रहेगा कांस्टेंट डिमांड, पहला आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट डिमांड, आपकी कांस्टेंट डिमांड होनी चाहिए, जिसको आप रेगुलर डिमांड भी कहते हैं। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट प्रोडक्शन रेट। ये देखिए यहां पर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, यहां पर क्या किया है मैंने, फाइनाइट प्रोडक्शन रेट कर दिया है, फाइनाइट प्रोडक्शन रेट। और तीसरा मैं लिख देता हूं नो शॉर्टेज अलाउड, नो शॉर्टेज अलाउड, नो शॉर्टेज अलाउड, ठीक है। अब यहां पर समझिए, यहां पर मैंने क्या चेंज किया, यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इसका दूसरा एजप्शंस था, दूसरा वाला, उसको मैंने चेंज किया। पहला मेरा बिल्कुल सेम है, मेरा कांस्टेंट डिमांड है, मतलब डिमांड कहीं पे भी मेरा क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा कोई भी शॉर्टेज अलाउड, सॉरी तीसरा है मेरा कोई भी शॉर्टेज अलाउड नहीं है, जो मेरे पहले मॉडल की तरह ही है। और जो मेरा दूसरा है, इसमें है मेरा फाइनाइट प्रोडक्शन रेट। फाइनाइट प्रोडक्शन रेट का मतलब यहां पर ये है फ्रेंड्स, कि यहां पर एकदम से आपका क्या हो जाएगा, जब आपका लॉट साइज खत्म होगा तो एकदम से आपको तुरंत वो पहले लॉट साइज की तरह नहीं हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर धीरे धीरे करके आपका प्रोडक्शन और डिमांड के बेसिस पे आपका जो वो होगा, जो आपका लॉट साइज होगा, वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ये समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। चलो भाई, तो इसको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं मैं। ओके चलिए, तो हम ग्राफ बना देते हैं बिल्कुल प्रीवियस तरह, ठीक है। ओके चलिए, तो
तो यहां पर हम इसको यहां पर क्या लेते हैं, हम यहां पर लेते हैं साइकिल टाइम, यहां पर हम लेते हैं टाइम, ठीक है, और यहां पर हम लेते हैं लॉट साइज, यहां पर हम लेते हैं लॉट साइज, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये टाइम का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं कैसे ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं, यहां पर आपका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से प्लॉट होता है, ठीक है, यहां पर जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से आपका प्लॉट होता है। मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी, इसको मैं नाम दे देता हूं सी, इसको मैं नाम दे देता हूं डी, ठीक है। नाउ यहां पर ये जो ग्राफ होता है ना, ये इस साइकिल टाइम को दो भागों में बांट देता है। कौन कौन सा दो भाग भाई, चलो एक भाग आपका ये रहा, ठीक है, तो एक आपका रहता है ये साइकिल टाइम T1 और एक आपका रहता है ये आपका रहता है यहां पे ये T2, ठीक है। यहां पर जो साइकिल टाइम होता है, यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, जो यहां पर साइकिल टाइम होता है जिसको हम TC से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या होता है T1 प्लस T2, ठीक है। यानी कि जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और वो वाला पॉइंट जहां से फिर से मुझे प्रोडक्शन को क्या करना पड़ा, स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि यहां पर मेरा लॉट साइज क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। देखिए यहां पर लॉट साइज 0 था, यहां से मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। यहां पर अब देखिए इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद फिर से हम यहां पर क्या हो गया, यहां पर मेरा लॉट साइज 0 हो गया था और फिर से मुझे प्रोडक्शन को स्टार्ट करना पड़ा था। तो ये जो दो टाइम है, यानी कि एसी जो एसी टाइम इंटरवल है, यही मेरा क्या कर रहा है, टोटल साइकिल टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर समझिएंगे थोड़ा, यहां पर क्या होता है कि यहां पर मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एकाएक मेरा क्या हो जा रहा है, एकाएक मेरा लॉट साइज भर नहीं जा रहा है, धीरे धीरे करके प्रोडक्शन हो रहा है। आप बिल्कुल इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दादी माँ घर में पापड़ बनाती है, ठीक है। तो दादी माँ क्या कर रही है, मान लीजिए कि आपके दादी माँ बहुत अच्छा पापड़ बनाती है, बहुत टेस्टी पापड़ बनाती है, जैसे लिज्जत पापड़ की कहानी आपने सुनी होगी। लिज्जत पापड़ तो घर से स्टार्ट हुआ था, आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री और ब्रांड बन गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपकी दादी है, वो घर में पापड़ बनाती है। अब दादी के हाथ का पापड़ सभी को अच्छा लगता है, ठीक है। कॉलोनी के लोग हैं, वो क्या करते हैं, दादी से आपका पापड़ खरीदते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक दिन में लोग 10 पैकेट क्या करते हैं, आपका पापड़ खरीदते हैं। तो दादी क्या करती हैं, दादी शुरू के कुछ दिन तक बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन करती हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है। मतलब यह है कि अगर डिमांड 10 पैकेट की है तो वो 20 पैकेट कर रही है। मान लीजिए वो क्या कर रही है, 20 पैकेट कर रही है, करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है। डिमांड कितनी है, 10 की है। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जहां पर दादी क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को रोक देती है। और क्या होता है कि डिमांड तो चलती रहेगी, क्योंकि डिमांड तो आपकी कांस्टेंट है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्शन रोकने के बाद डिमांड चलते जा रही है, तो फिर क्या होगा भाई, अगर दादी प्रोडक्शन करते ही जाएगी तो मेरे पास तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रोडक्शन एक टाइम तक चल रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्शन को रोक दिया जा रहा है और फिर डिमांड हो रही है, तो फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, आपका लॉट 0 हो जा रहा है, ठीक है। जैसे ही लॉट 0 हो रहा है, आपकी दादी फिर से पापड़ बनाना शुरू कर देगी। भाई दादी है, बुजुर्ग है, तो थक जाती होंगी ना, अपने जैसे जवान होते तो अपन तो करते रहते काम, ठीक है, लेकिन दादी माँ है, बूढ़ी है, तो बिल्कुल वैसे ही समझिए। शुरू में क्या हुआ, शुरू में आपका ये वाला पीरियड आया, कौन सा पीरियड, पीरियड A to B। इस पीरियड में क्या हो रहा था, इस पीरियड में प्रोडक्शन भी हो रहा था और इस पीरियड में क्या हो रहा था, डिमांड भी हो रहा था, ठीक है। और कितने टाइम तक चला वो, टाइम T1 तक चला, मतलब इस पीरियड में। तभी तो आपका ग्राफ कैसा जा रहा है, तभी तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन करता चला जाऊंगा तो ये तो भाई ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपकी प्रोडक्शन को रोक दी जाती है और यहां से अब भाई डिमांड तो आपकी रेगुलर होती जा रही है, तो यहां से आपकी क्या हो रही है, फिर डिमांड हो रही है, तो यहां पर आपकी क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड हो रही है। अब यहां पर प्रोडक्शन रुक जाएगा और सिर्फ डिमांड होगी, तो आपका लॉट साइज क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लॉट साइज जैसे ही घटेगा, तो इस पॉइंट पर जैसे ही 0 आएगा तो क्या होगा, फिर से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, फिर से दादी माँ पापड़ बनाना स्टार्ट कर देगी। तो लो भाई, फिर से पापड़ बनना स्टार्ट हो गया, P माइनस डी। अब पता चला कि आप लोग इस मॉडल को पापड़ से ही डिनोट कर दिए, तो ऐसा मत करना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब फिर यहां पर ऐसा होता है, फिर यहां पर क्या हो जाता है, सिर्फ डी हो जाता है। मतलब शुरू के एक स्टेज तक, यानी कि टाइम T1 तक आपका टोटल साइकिल टाइम क्या है, T1 प्लस T2, लेकिन आपका प्रोडक्शन कहां तक हो रहा है, प्रोडक्शन आपका सिर्फ टाइम T1 तक हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर आते ही आपकी प्रोडक्शन रुक जा रही है और वहां से डायरेक्टली फिर क्या आ जा रहा है, डिमांड आ जा रहा है, ठीक है।
अच्छा चलो, यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री है, ठीक है, मैंने यहां पर बताया था, यहां पर इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है, ये आपका लॉट साइज होता है, ये आपका लॉट साइज होता है। तो यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है, यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इन्वेंट्री हो जाएगी, ठीक है। नाउ यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है, वो ध्यान देंगे, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री आपके लॉट साइज क्यू के बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस पोर्शन में देखिए, पहले वाले मॉडल में आपका कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वहां पर डायरेक्टली क्या आ जा रहा था, वहां पर डायरेक्टली आपका जितना लॉट साइज रिक्वायर्ड है वो तुरंत आ जाता था, ठीक है, एट द पॉइंट वेयर यहां पर आपका लॉट साइज 0 हो रहा है, यहां पर आपका प्रोडक्शन हो रहा है। अगर मैं यहां पर लॉट साइज की वैल्यू करूं तो यहां पर लॉट साइज क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए यहां पर क्या हो, अगर यहां पर सिर्फ प्रोडक्शन हो, मान लीजिए कि 10 दिन तक या कुछ दिन तक एक भी कस्टमर नहीं आ रहा, ठीक है, अगर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, कोई भी डिमांड नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो लॉट साइज कितना होगा, लॉट साइज आपका कितना हो जाता है, उस केस में आपका जो लॉट साइज हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, उस केस में आपका लॉट साइज कुछ इतना हो जाता है, ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका लॉट साइज बन जाता है, ठीक। ये वाला जो पीरियड होता है ना, इस पीरियड में क्या होता है, अगर मैं डिमांड को कंसीडर ना करूं तो इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है। कितने टाइम के लिए हो रहा है, T1 टाइम के लिए हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पर मुझे तो प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होता है, आप पहले तो इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। तो इस केस में जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है फ्रेंड्स, मैक्सिमम इन्वेंट्री वो क्या होती है, वो होती है आपकी प्रोडक्शन माइनस डिमांड इनटू टाइम, ठीक है। और ये कब तक हो रहा है, ये आपका हो रहा है टाइम 1 तक। आप इसे क्या लिख सकते हैं, D इंटू T2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है, ये आपकी क्या होती है, मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका आता है लॉट साइज। तो यहां पर जो लॉट साइज होता है, ठीक है, अब यहां पर लॉट साइज हम लोग कोई ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर हम कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमने कुछ मशीनों का सेटअप लगाया है। दादी माँ भी क्या करती होगी, दादी माँ भी आटा लाती होगी, ठीक है, पापड़ बनाने से पहले आटा लाती होगी, बेसन लाती होगी, मैदा लाती होगी, ठीक है, उसके बाद नमक लाती होगी, उसके बाद पता नहीं मुझे पापड़ कैसे बनता है, तो जो भी उसके लिए लाती होंगी, तो पहले उसका सेटअप करती है दादी। दादी पूरा सेटअप करने के बाद बनाना शुरू करती है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर डिमांड ना होती, अगर डिमांड ना होती तो वहां पर दादी कितना प्रोड्यूस करती, वहां पर दादी P इंटू T1 प्रोड्यूस करती, मतलब यहां पर अगर डिमांड ना होती तो यहां पर लॉट साइज कितना होता, P इंटू T1 के बराबर होता, ठीक है। यहां पर क्या होता, P इंटू T1 के बराबर होता। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो प्रोडक्शन है, पहली बात, ये जो प्रोडक्शन है ये डिमांड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोडक्शन डिमांड से कम होगा तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कस्टमर आपसे पर डे का 20 पैकेट मांग रहा है पापड़ का, आपकी बेचारी दादी इतनी बुजुर्ग है, वो सिर्फ 10 पैकेट ही बना पा रही है, तो कैसे करोगे फिर? 10 कस्टमर तो अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे ना, ठीक है, उनको तो मिलेगा ही नहीं। तो आपका प्रोडक्शन हमेशा आपके डिमांड से क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, आपका ये जो है, आपको यहां से रिलेशन से दिख रहा होगा कि यहां पर जो आपका लॉट साइज होता है वो इसके मैक्सिमम इन्वेंट्री से ज्यादा होता है। ये वाला लॉट साइज हम कब कंसीडर करते हैं, जब अगर मेरी डिमांड ना होती, अगर मेरी डिमांड ना होती तो यहां पर जो लॉट साइज होता वो कितना होता, P इंटू T1 के बराबर होता। और मैक्सिमम इन्वेंट्री में कब कैलकुलेट कर रहा हूं, जब प्रोडक्शन और डिमांड दोनों को कंसीडर किया जा रहा है, तो ठीक है। और यहां पर टाइम से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। यहां पर ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम और प्रोडक्शन माइनस डिमांड पर यूनिट टाइम के लिए है। तो अगर मैं पूरे होल टाइम के लिए निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आ गई। अब यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर एक सेटअप होता है, ठीक है। यहां पर पहले क्या किया जाता है, मशीन का सेटअप होता है, या जो कुछ भी चीज जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चर का सेटअप होता है। तो यहां पर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह यहां पर हम एक कॉस्ट लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेटअप कॉस्ट। यहां पर हम क्या कंसीडर करते हैं, सेटअप कॉस्ट। और सेटअप कॉस्ट की वैल्यू को भी हम इस केस के लिए C0 ही लेके चलते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहां पर जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूं कि टोटल सेटअप कॉस्ट क्या होगा, टोटल सेटअप कॉस्ट, ठीक है,
टोटल सेटअप कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपकी डिमांड कितनी है, यहां पर आपकी डिमांड तो डी ही है, ठीक है, तो यहां पर आपकी डिमांड हो जाएगी सी नॉट डी बाय क्यू। आपकी डिमांड है डी, आपका जो रिक्वायर्ड है, जो आपका लॉट है वो तो क्यू है, तो यहां पर आपका टोटल सेटअप कॉस्ट की वैल्यू सी नॉट डी बाई क्यू ही रहती है, ठीक है। अगर आप यहां यूनिट कॉस्ट को भी मेजर करना चाहे, अगर आप यहां पर टोटल यूनिट कॉस्ट को भी लिखना चाहे, ठीक है, अगर आप यहां पर टोटल यूनिट कॉस्ट को भी लिखना चाहते हैं, टोटल यूनिट कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सी यू इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर टोटल होल्डिंग कॉस्ट यानी कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी कि टोटल होल्डिंग कॉस्ट को अगर आप यहां पर लिखना चाहेंगे, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, होल्डिंग चार्ज, ठीक है, सी एच इंटू ये क्या होता है, आई एवरेज, ये क्या होता है, आई एवरेज। और आई एवरेज की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, आई एवरेज की वैल्यू होती है आई मैक्सिमम अपॉन 2, यही होती है। तो चलिए भाई टोटल होल्डिंग कॉस्ट की भी वैल्यू लिख देते हैं। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट आपका क्या हो गया, टोटल होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू आ गई सी एच इंटू आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, आई मैक्सिमम की वैल्यू है P माइनस डी अपॉन P माइनस डी इंटू ये क्या है, T1 डिवाइडेड बाय 2, यही आ रही है आपकी। नाउ यहां पर मैं आपका क्या लिख सकता हूं, यहां पर जो आपका टोटल कॉस्ट लग रहा है, जो आपका यहां पर क्या लग रहा है, टोटल कॉस्ट आपका लग रहा है, ये टोटल कॉस्ट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ये टोटल कॉस्ट क्या होगा, ये आपका होगा टोटल सेटअप कॉस्ट, ये क्या होगा, टोटल सेटअप कॉस्ट, एक आपका ये वाला होगा टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, आप होल्डिंग कॉस्ट को भी यहां पर कंसीडर करेंगे, टोटल होल्डिंग कॉस्ट प्लस टोटल यूनिट कॉस्ट, आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर इन सब की वैल्यू को लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, इसको लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी नॉट डी बाई क्यू, यहां पर ध्यान रखिएगा इस केस में सी नॉट इज नॉट दी ऑर्डरिंग कॉस्ट, इट दी सेटअप कॉस्ट, ठीक है, यहां पर आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस यहां पर टोटल होल्डिंग कॉस्ट, तो होल्डिंग कॉस्ट आप यहां पर क्या लिख रहे हैं, सी एच पी माइनस डी T1 बाय 2 प्लस सी यू इंटू टी, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। नाउ अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को मिनिमाइज करना चाहता हूं या इसके लिए भी मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकालना चाहता हूं, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से इस क्वांटिटी को यानी कि मुझे टोटल कॉस्ट को फिर से इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज इसको डिफरेंशिएट करके इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करना चाहता हूं, तो यहां पर देखिए, यहां पर मुझे यहां पर ये जो वेरिएबल है, यहां पर मुझे इसको भी इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, T1 है, तो मुझे पता है Q इज इक्वल टू P इंटू T1 मैंने लिखा था, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाय P आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, मैंने लिखा था ना कि अगर आपका डिमांड नहीं होता, अगर आप डिमांड को कंसीडर ना करते, तो आपका लॉट साइज कितना होता, P इंटू T1 होता, ठीक है। तो यही T1 की वैल्यू को मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां पर पुट कर दे रहा हूं, तो यहां पर जो टोटल कॉस्ट की, अरे यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहां पर जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आप लोगों की आ जाएगी सी नॉट डी बाई क्यू, ठीक है, प्लस सी एच बाय 2, या क्या आ जाएगी P माइनस डी बाय P इंटू क्यू, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, T1 की जगह Q बाय P लिख दिया, ठीक है, प्लस सी यू इंटू डी। ये टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, काफी अच्छा भी हो गया टेक्नोलॉजी बढ़ने से, पर कुछ कुछ फ्लॉस रहता ही है, एक ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में लिखने का एक अलग ही मजा है, ठीक है, इससे टाइम की बचत होती है, बट वो फील होता है ना एक टीचर एजुकेटर वाला, वो फील नहीं आता। मैं एज अ प्रोफेसर था, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, वहां तो इतनी कुछ चीजें थी नहीं, वहां तो हम ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे ही लिखते थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत सारी बातें हैं। चलिए, तो यहां पर अगर मैं इस टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता हूं, अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूं, मिनिमाइज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग द टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, और इसको मैं क्या कर दूंगा, 0 से इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, यहां पर मुझे वैल्यू मिलेगी, देखिए डी बाय डी क्यू, सी नॉट डी बाय क्यू प्लस सी एच बाय 2 P माइनस डी बाय P इंटू क्यू प्लस सी यू इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा,
माइनस सी नॉट डी बाई क्यू स्क्वायर प्लस सी एच बाई टू पी माइनस डी बाई पी। ठीक है, ये q है तो ये हट जाएगा क्योंकि q की पावर 1 थी यहां पर, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा सी एच बाई टू पी माइनस डी बाई पी, पी माइनस डी बाई पी इज इक्वल टू सी नॉट डी बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से जो मुझे क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू की जो वैल्यू मिलेगी वही मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू होगी, और ये क्या होगी, ये मेरी होगी 2 सी नॉट डी बाई सी एच इंटू ये हो जाएगा P अपॉन P माइनस डी। आप चाहे तो एक स्टेप यहां पे मैं और लिख के इसको कर सकता था कि क्यू स्क्वायर को मैं यहां लिख देता, P को मैं ऊपर ले जाता, P माइनस डी को, CH को नीचे ले जाता और 2 को ऊपर ले जाता। ठीक है, आप चाहे तो एक स्टेप और ऐसे फर्दर लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो फाइनली आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। अब ये जो वैल्यू आपकी आएगी इसको आप क्या करना, टोटल कॉस्ट में पुट कर देना। आपकी टोटल कॉस्ट क्या था, आपका सेटअप कॉस्ट प्लस आपका होल्डिंग कॉस्ट प्लस आपका यूनिट कॉस्ट। तो उसमें आप क्या करना, ये जो क्यू डैश की वैल्यू आएगी उसको आप वहां पर पुट कर दीजिएगा, आपकी टोटल मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। अब इसमें कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ पहले मॉडल के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट के लिए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला जो है ये फर्स्ट मॉडल का ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है या नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ये वाला टर्म ऐड हो जाता है। कौन सा टर्म ऐड हो जाता है, अंडर रूट पी अपॉन पी माइनस डी, जो जिसमें पी आपका है प्रोडक्शन और डी आपका क्या है, डिमांड। ठीक है, सी नॉट यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, सी नॉट यहां पर आपका सेटअप कॉस्ट है, आप बस इसको ध्यान रखिए। ठीक है, और जब आपका ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, इस Q को टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है उसमें आप पुट कर दीजिएगा, तो आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा, टोटल मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, यहां पर बस ध्यान रखना था, यहां पर जो मैंने आई एवरेज लिया था, ये आई एवरेज की वैल्यू मैंने किस टाइप से मैन्युपुलेट किया यहां पर। ठीक है, यहां पर T1 की वैल्यू को मैंने कैसे पुट किया, उसको मैंने कैसे यूज किया, ये सारी चीज वैल्यू को मैंने यहां पर बता दिया। ओके, नाउ चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक अ क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन को लेते हैं, ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा वो क्वेश्चन। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां पर बन जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, अ कंपनी हैज अ डिमांड ऑफ 12,000 यूनिट्स पर ईयर फॉर एन आइटम। एक कंपनी है जिसके पास 12,000 यूनिट्स एक ईयर की डिमांड है। तो चलिए यहां पर डी की वैल्यू आपकी आ गई है, डी इज इक्वल टू आपका क्या है, 12,000, डी इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद आपका क्या लिखा है, इट कैन प्रोड्यूस 2,000 सच यूनिट्स पर मंथ। तो यहां पर जो आपको प्रोडक्शन की वैल्यू दी गई है, यहां पर जो आपको प्रोडक्शन की वैल्यू दी गई है, वो प्रोडक्शन की वैल्यू आपको क्या दी जा रही है, वो आपको दी जा रही है 2,000 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, तो ये जो P की वैल्यू है ये भी हम कैसे डिनोट करेंगे, ये P की वैल्यू देखिए, यहां पर जो ये 2,000 सच यूनिट्स पर मंथ, इसको देने का एक कारण है। क्या कारण है वो आपको पता चलेगा जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर P की वैल्यू दी गई है 2,000 पर मंथ। अब ये डिमांड ईयरली है, तो प्रोडक्शन को भी हमको क्या करना पड़ेगा, ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर एक महीने में 2,000 हो रहा है तो ईयरली प्रोडक्शन कितना हो जाएगा आपका, ईयरली प्रोडक्शन आपका हो जाएगा, ईयरली प्रोडक्शन आपका हो जाएगा 2,000 इंटू 12, ये क्या हो जाएगा 24,000 यूनिट्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है द कॉस्ट ऑफ वन सेटअप इज 400, यानी कि आपको यहां पर C0 की वैल्यू दे दिया गया है 400 रुपीज, एंड द होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ इज 15 पैसा। यहां पर जो आपको होल्डिंग कॉस्ट दिया गया है ये 15 पैसा पर मंथ दिया गया है। और आपको होल्डिंग कॉस्ट भी कैसा निकालना है, होल्डिंग कॉस्ट आपको पर ईयरली निकालना है। तो यहां पर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट या ईयरली जो आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.15 इंटू 12, 15 12 जा 15 10 जा 150, 15 2 जा 30, ये आ जाएगा 180, 180 में 2 डेसिमल 1.80 रुपीज हो जाएगा ये आपका।
ठीक है, ये आपका होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ दिया था, इसको ईयरली मैंने होल्डिंग कॉस्ट कर लिया। ठीक है, नाउ फाइंड द ऑप्टिमम लॉट साइज, यहां पर मुझे लॉट साइज निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम निकालना है। ठीक है, ऑप्टिमम लॉट साइज का मतलब मुझे यहां पर क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। दूसरा मुझे यहां पर क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग टाइम कब तक होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहां पर आइए, ऊपर आइए, थोड़ा ऊपर आइए। अगर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग टाइम बोला है तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम को आप साइकिल टाइम से कंफ्यूज मत कर लेना। आपकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम वो टाइम होता है जब आपका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन आपका कब तक हो रहा है, सिर्फ इतने टाइम तक ही आपका प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब वो आपसे T1 की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे साइकिल टाइम की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो चलो, तो यहां पर क्या बोला है आपसे, मैन्युफैक्चरिंग टाइम, तो आपको यहां पर T1 निकालना है। आपको यहां पर साइकिल टाइम निकालना है, साइकिल टाइम निकालना आसान है, वो हम निकाल लेंगे। ईयरली वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ईयरली वेरिएबल कॉस्ट बोला है आपसे, टोटल कॉस्ट नहीं बोला है। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्यू डैश की वैल्यू, ये अभी हमने पढ़ा, क्या आएगा, 2C0D बाय CH इंटू अंडर रूट P अपॉन P माइनस D। ठीक है, तो यहां पर जो ये वैल्यू आएगी पुट कर दीजिए, 2 इंटू C0, C0 यानी कि सेटअप कॉस्ट आपका था 400 इंटू डिमांड था आपका 12,000 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट आपका 1.8। ठीक है, इसको मैं बाहर जाता हूं, इंटू ये आपका आ रहा था P अपॉन 24,000 मतलब अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो यहां पर जो आपका क्यू डैश आ रहा था, क्यू डैश आपका कितना आ रहा था, 3265.98। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, 3266 यूनिट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉट साइज हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपका भाई क्यू डैश तो निकल गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, आपको यहां पर साइकिल टाइम निकालना। मान लीजिए आपको यहां पर साइकिल टाइम निकालना है, तो साइकिल टाइम बहुत इजीली निकल जाता है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, इन अ ईयर। तो एक ईयर में आप कितने बार ऑर्डर करेंगे, ये हो जाएगा आपका डी बाई क्यू, और ये आपका क्या हो जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय यहां पर आपका क्यू आपका कितना है, 3266 यूनिट्स। तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है फ्रेंड्स, एन की वैल्यू, यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 12,000 डिवाइडेड बाय 3266। ठीक है, 3.67, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ले लेते हैं, 3.674, यानी कि हर 3.674 टाइम्स पे, मतलब इतने दिनों, मतलब इतना, ये इतने बार आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर कुछ लोग इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस को मैच जरूर करिएगा कि ऑप्शंस आपका क्लोजेस्ट क्या, अगर कोई ऑप्शन आपका इससे क्लोजेस्ट है तो आप उसी को मारिएगा। उसका कारण मैं बता देता हूं, अगर मैं यहां पर साइकिल टाइम निकालना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर साइकिल टाइम निकालना चाहता हूं, तो साइकिल टाइम क्या होगा, साइकिल टाइम ये आपका होता है TC, ये क्या होता है T1 प्लस T2 इस केस के लिए, और ये कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं n की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3.674, ठीक है, मतलब यहां पर 365 बाय 3.674, ये आपका आ रहा है 100, अप्रोक्सीमेटली 100 के बराबर। अगर मैं यहां पर 4 डाल रहा हूं तो ये वैल्यू देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर इसको अप्रोक्सीमेट करके 4 वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, तो यहां पर जो साइकिल टाइम आ रही है वो 91 डेज आ जा रहा है, यानी कि यहां पर 9 दिन का फर्क हो जा रहा है। हम इतना बड़ा गैप अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये 3.98 होता तो मैं इसे आपको बोलता कि आप 4 इसे कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसको आप 4 मत, इसको आप ऐसा मत करना कि मैं इसे राउंड फिगर 4 ले लेता हूं। अगर आप इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहां पर साइकिल टाइम निकालने के लिए, तो 100 दिन आ रहा है, और देख के लग भी रहा है कि हाँ 100 दिन आंसर हो सकता है। बट अगर आप 4 को कर रहे हैं, वैसे आंसर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कितना दिन आ रहा है, 91, 9 दिन का साइकिल टाइम का फर्क आ जा रहा है। 9 दिन आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है,
आधे दिन का हो सकता है, एक दिन का ऊपर के नीचे गैप हो सकता है, ठीक है, लेकिन 9 दिन का गैप नहीं हो सकता। तो आप n को यही रहिएगा, 4 मत ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका साइकिल टाइम आ गया, ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आपका साइकिल टाइम आ गया, आपका लॉट साइज आ गया। आपको मैन्युफैक्चरिंग टाइम निकालना है, आपको क्या निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम निकालना है। तो हमें पता है जो Q होता है वो क्या होता है, P इंटू T1 होता है कि नहीं होता है, यह आपका क्या होता है, P इंटू T1 होता है। Q आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, 3266, और यहां पर जो P की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में 2000 यूनिट्स पर मंथ जो दिया गया था, तो यहां पर इस P की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2000 इंटू कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, इन T1 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर T1 क्या आ जाएगा, T1 आपका आ जाएगा 3266 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 1.633। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका मंथ, ठीक है। मतलब आपका जो प्रोडक्शन चल रहा था, ये आपकी प्रोडक्शन 1.633 मंथ तक चल रही थी, ठीक है। एक महीने में 2000 हो रहा था, लेकिन एक्चुअली में आपका प्रोडक्शन कितना चल रहा था, आपका प्रोडक्शन 1.633 मंथ तक चल रहा था, और उसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ डेज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा T1 आपका आ रहा है 49 डेज, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन है वो 49 डेज तक चल रहा है। और उसके बाद अगले 51 डेज तक, अगर यहां पर आपका क्या है, अगर यहां पर टोटल साइकिल टाइम आपका क्या है 100 है, इसका मतलब है कि अगले 51 डेज तक आपकी सिर्फ और सिर्फ डिमांड को पूरी की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आपका T1 की वैल्यू 49 आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन टाइम। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है आपका, वेरिएबल कॉस्ट होता है C0 D/Q प्लस ये आपका होगा CH/2 P - D/T, ठीक है, इंटू Q। ये आपका क्या हो जाएगा, और ये जो Q होगा यहां पर क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। और इसी को आपको क्या करना है, इसी की वैल्यू आप लोगों को लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देनी, ठीक है। यहां पर आपके पास सारी वैल्यू मौजूद है, देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसमें आप जो यूनिट, टोटल यूनिट कॉस्ट वाली जो वैल्यू है उसको आप नहीं पुट करेंगे, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसको आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए जी, तो ये रहा आपका टोटल आपका ये आज का लेक्चर रहा, ठीक है। यहां पर 2 मॉडल और रह गए हैं, लेकिन वो 2 मॉडल में सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके 2 बचे हुए मॉडल के बारे में बता दूंगा, उनके फॉर्मूला को बता दूंगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस को हम यहां पर स्टार्ट कर देंगे। बहुत इजी है ब्रेक इवन एनालिसिस, होपफुली एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में वो ब्रेक इवन एनालिसिस भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आप लोगों को यहां पर क्या कर दिया है, लगभग पूरा पढ़ा दिया है, लगभग यहां पर मैंने क्या कर दिया, पूरा यहां पर मैंने पढ़ा दिया है, ओके, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ब्रेक इवन एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, इसको प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए। मेरी फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से डील करेंगे। इसके दोनों जो बचे हुए मॉडल है बस उसका एजम्पशन और उसका फॉर्मूला ही देख लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।